जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्न विद मास्टर जी में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी वो होने वाली है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 4। ये जो सीरीज चल रही है ना हमारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका पार्ट 4 है ये और लास्ट पार्ट है। अगर आपने इसके 1, 2 और 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसकी आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से पहले 1, 2 और 3 पार्ट देख लीजिए, फिर 4th पार्ट देखिएगा, ठीक है ना। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी यूपीएससी, एमपीपीएससी या कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको हमारे चैनल की अपडेट और मोस्ट प्रोडक्टिव वीडियो की अपडेट जो है सबसे पहले मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो कल हमने लास्ट पार्ट जो था हमारा पार्ट 3, उसमें हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1903 पे खत्म किया था। आज से हम आज शुरू करेंगे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 119। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या फिर उसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कह सकते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स क्या है भाई? अब जो मॉन्टेग्यू थे वो वाइसरॉय थे और चेम्सफोर्ड थे वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली है, ठीक है दोस्तों। तो इन दोनों को मिलके बना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है दोस्तों। तो इसमें था क्या, इसमें हुआ क्या? तो इसमें मेन चीज जो थी वो कि जो सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे, मतलब सेंट्रल और क्या बोलते हैं आपका स्टेट सब्जेक्ट, वो अलग अलग कर दिए गए। एक तरीके से कह सकते हैं फेडरलिज्म आ गया, ठीक है ना। डायरकी की शुरुआत होती है। डायरकी क्या है? टू लिस्ट सिस्टम होता है। डायरकी वाज इंट्रोड्यूस्ड एट प्रोविंशियल लेवल। स्टेट लेवल पे भी क्या कहते हैं, डायरकी की शुरुआत की गई टू लिस्ट सिस्टम के फॉर्म में, जिसमें एक रिजर्व लिस्ट बनाई गई और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट बनाई गई। रिजर्व लिस्ट में क्या था? रिजर्व लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स जैसे कि फाइनेंस, डिफेंस से रिलेटेड थे वो ब्रिटिशर्स के अंदर होंगे, और जो नॉमिनल सब्जेक्ट्स होंगे एग्रीकल्चर, एजुकेशन, वो ट्रांसफर्ड लिस्ट में होंगे, जो कि जिसमें इंडियंस का रोल भी होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है इतनी चीज? 2 लिस्ट बनाई गई। कौन कौन सी लिस्ट बनाई गई? एक रिजर्व लिस्ट बनाई गई और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट बनाई गई। जो वो सब्जेक्ट जिसमें इंग्लिश इंक्लूड होगी वो रिजर्व लिस्ट में रखेंगे, और वो सब्जेक्ट जो एग्रीकल्चर, इरिगेशन वगैरह से रिलेट होंगे वो ट्रांसफर्ड लिस्ट में रखे जाएंगे। ठीक है, ये किस लिए किया गया था? ये इसलिए किया गया था कि जो इंडियंस थे वो डिमांड कर रहे थे लेजिस्लेटिव फंक्शंस में अपनी वो उसकी भागीदारी की, हिस्सेदारी की, कि वो भी चाहते थे कि वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस का पार्ट बने। इसलिए उनकी मांगों को पूरा करने के लिए ये कदम उठाया गया, ठीक है ना, डायरकी वाला। और दूसरी चीज क्या थी? द मिनिस्टर्स वेयर नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स। जो मिनिस्टर्स थे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनमें से ही नॉमिनेट किए जाते थे, जैसे आज किए जाते हैं हमारे, ठीक है ना। हम जैसे कि एमएलए हुए या एमपी, उनको चुनते हैं, वो जाते हैं और वही जाके एग्जीक्यूटिव बनते हैं उनमें से कुछ, ठीक है। तो लेजिस्लेचर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी चीज क्या होती है? बाइकैमरलिज्म आ जाता है। बाइकैमरलिज्म क्या है भाई? 2 हाउस सिस्टम है, जो कि सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया गया। एक अपर हाउस बनाया गया, एक लोअर हाउस बनाया गया। अपर हाउस का मतलब क्या है? इंडियन काउंसिल या राज्यसभा, है ना। लोअर हाउस में पता ही है लोकसभा होती है ना। ये इसलिए किया गया क्यों? क्योंकि इंडियंस जो थे वो भी चाहते थे कि वो भी लेजिस्लेचर का हिस्सा बने, ठीक है। तो जो बाइकैमरल लेजिस्लेचर था वो इंट्रोड्यूस किया गया सबसे पहली बार। लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी वो राज्यसभा बनी और लोकसभा बनी, ठीक है ना। It mandated 3 members of Viceroy Executive Council to be Indians। और उसमें ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी उसके 3 मेंबर जो होंगे वो इंडियन होंगे, ठीक है। दिस एक्ट प्रोवाइडेड इन फॉर द फर्स्ट टाइम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। जी हाँ दोस्तों, यही वो एक्ट था जिसके जरिए से सबसे पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना की गई भारत के अंदर। दिस एक्ट एक्सटेंडेड द राइट टू वोट। About 10% of the population acquired voting rights। इस एक्ट के जरिए से जो राइट टू वोट था वो हिंदुस्तानियों को दिया गया, जिसमें 10% की जो आबादी थी हिंदुस्तान की, उसको वोटिंग राइट मिले, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ, ठीक है दोस्तों।
ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। क्या होता है इसमें कि सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया जाता है, डायर की इंट्रोड्यूस की जाती है, टू लिस्ट सिस्टम आता है। टू लिस्ट सिस्टम में कौन कौन सी लिस्ट होती है? एक होती है रिजर्व लिस्ट और एक होती है ट्रांसफर्ड लिस्ट। रिजर्व लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट आते हैं जिसमें इंग्लिश इंक्लूड होती है। ट्रांसफर्ड लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट आते हैं जो एग्रीकल्चर इरिगेशन से रिलेटेड होते हैं, ठीक है ना। बाई कैमरल लेजिस्लेचर की शुरुआत होती है, यानी कि राज्यसभा लोकसभा की स्थापना होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली की शुरुआत होती है। 3 मेंबर जो होते हैं वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, वो मैंडेटरी कर दिए जाते हैं कि इंडियन हो। सबसे पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इंडिया में वो एस्टेब्लिश होती है इस एक्ट के थ्रू, ठीक है ना। और सबसे पहली बार इंडियंस को वोटिंग राइट दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू, ठीक है। 10% ऑफ पॉपुलेशन जो होती है इंडिया की, उसको वोटिंग राइट मिल जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट, या कह लो आप छोटा संविधान इंडिया का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 क्या दोस्तों, इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया भी कहा जाता है। ये जो था ये नेहरू रिपोर्ट के ऊपर बेस्ड था पूरा। नेहरू रिपोर्ट क्या थी कि साइमन कमीशन बनाई गई जो कह रही थी कि इंडियन जो है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते। उसको चैलेंज करने के लिए जो नेहरू रिपोर्ट थी वो साइमन कमीशन को चैलेंज किया था उसने कि हम बना सकते, क्यों नहीं बना सकते हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यही वो साल था जब क्या बोलते हैं आपकी जो कांग्रेस थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड उठाई थी। क्या होता है इसमें कि सबसे पहली बार एक ऑल इंडिया फेडरेशन जो है प्रपोज की जाती है। पहली बार होता है हमारे इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में, कि एक ऑल इंडिया फेडरेशन जो है प्रपोज की जाती है। इसके अंदर ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट होती है, ठीक है। जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में, मतलब केंद्र के और राज्यों के बीच में जो है सब्जेक्ट डिवाइड किए जाते हैं। सेंटर को जो है फेडरल लिस्ट का चार्ज दिया जाता है। जो स्टेट होते हैं यानी प्रोविंसेस जो होते हैं उनको प्रोविंशियल लिस्ट का चार्ज दिया जाता है। और एक और चीज जो होती है वो होती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट का चार्ज दोनों को दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा। आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल उठा के देख लीजिए, आपको तीनों लिस्ट मिलेंगी, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, तीनों के प्रोविजन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद डायरकी को अबॉलिश कर दिया जाता है। जो डायरकी आई थी उसको अबॉलिश कर दिया जाता है, मतलब 2 लिस्ट सिस्टम जो था, जो रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफर्ड लिस्ट का जो सिस्टम था, उसको प्रोविंशियल लेवल पर अबॉलिश कर दिया जाता है और सिर्फ सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। मोर ऑटोनॉमी वाज अकॉर्डेड टू द प्रोविंसेस। जो प्रोविंसेस होते हैं, जो राज्य होते हैं, उनको और ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाती है, ऑटोनोमस स्टेटस दे दिया जाता है, जिसमें से 11 में से 6 जो होते हैं आपके वो बाइकैमरल लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब स्टेट में बाइकैमरल लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है आपका? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है ना, स्टेट लेवल पे। तो मोर ऑटोनॉमी दे दी जाती है उनको। 11 प्रोविंसेस होते हैं उस टाइम पे इंडिया के अंदर, जिसमें से 6 को बाइकैमरल लेजिस्लेचर दे दिया जाता है। एक फेडरल कोर्ट एस्टेब्लिश की जाती है और एक इंडियन काउंसिल जो होती है वो खत्म कर दी जाती है। दूसरी चीज जो होती है वो होती है बर्मा और जो एडन, जो इंडिया के पार्ट होते हैं, जब तक उनको इंडिया से अलग कर दिया जाता है, उनको अलग देश बना दिया जाता है, जो आज का म्यांमार है, ठीक है ना। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। जी हाँ दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसका जन्म जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जरिए से होता है, ठीक है। दिस एक्ट कंटिन्यू अंटिल इट वाज रिप्लेस्ड बाय द न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक्ट जब तक जारी रहता है जब तक भारत का नया संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे इस एक्ट में क्या होता है तो ऑल इंडिया फेडरेशन आती है सबसे पहली बार इंडिया के अंदर और इंडियन प्रिंसली स्टेट के अंदर। सब्जेक्ट्स जो के जो सेंटर और प्रोविंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए जाते हैं। क्या सब्जेक्ट डिवाइड कर दिए जाते हैं? फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है ना। फेडरल लिस्ट सेंटर को दे दी जाती है, प्रोविंशियल लिस्ट स्टेट को दे दी जाती है यानी प्रोविंसेस को दे दी जाती है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट होती है उस पर दोनों का अधिकार होता है, दोनों को दी जाती है वो, ठीक है। डायर की 2 लिस्ट सिस्टम को प्रोविंशियल लेवल पे खत्म कर दिया जाता है और सिर्फ वो सेंट्रल लेवल पे बचती है, ठीक है। स्टेट्स जो होती हैं जो कि प्रोविंसेस, उनको ज्यादा ऑटोनोमस स्टेटस दे दिया जाता है। 11 में से 6 स्टेट्स जो होती हैं उनको बाइकैमरल लेजिस्लेचर दे दिया जाता है। एक फेडरल कोर्ट जो होता है उसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है और इंडियन काउंसिल को अबॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। और जो बर्मा और एडन होते हैं उनको इंडिया से सेपरेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। बर्मा एडन आज का म्यांमार है
दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई की जो बर्थ होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के जरिए से होती है, ठीक है। दिस एक्ट कंटिन्यू अंटिल इट वॉज रिप्लेस्ड बाय द न्यू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये एक तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक आपका नया कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार नहीं हो जाता। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके कई सारे प्रोविजन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और लास्ट इस वीडियो का एक्ट जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये एक्ट क्या होता है, इंडिया को आजादी दे दी जाती है, डिक्लेयर कर दिया जाता है कि अब इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट और सॉवरन राष्ट्र घोषित कर दिया जाता है। जो वाइसरॉय और गवर्नर होते हैं वो सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड बनते हैं, जैसे कि आज हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, लेकिन एक्चुअली में वो नॉमिनल हेड है, ठीक है ना। वो वाइसरॉय और गवर्नर बचते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाती है सेंटर में, और प्रोविंसेस में भी एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाती है, स्टेट होते हैं वहां पे भी, ठीक है ना। और लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों पावर जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है उनको दे दिए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। और यहाँ पे हमारी वीडियो होती है एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और कमेंट करके भाई बता दें आप वीडियो कैसी लग रही है, पसंद आ रही है। और कोई अगर मैं मिस्टेक कर रहा हूँ तो वो भी आप कमेंट में बताएं कि भाई आप ये गलती कर रहे हो, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, अपन भाई ये सब, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।